जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 दैट इज कंबशन एंड फ्लेम के बारे में स्टडी करेंगे। दहन और ज्वाला। हम लोग अपने घरों में अलग अलग तरह का फ्यूल यूज होते हुए देखते हैं। मीन्स कहने का मतलब है अलग अलग ईंधन यूज होते हुए देखते हैं। अलग अलग कार्य के लिए, अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग फ्यूल यूज होता है। जैसे किचन की बात किया जाए, घर में अगर किचन का बात किया जाए तो किचन में जनरली खाना बनाने के लिए एलपीजी यूज होता है, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसी तरह इंडस्ट्री में अलग कार्य के लिए, अलग वर्क के लिए अलग फ्यूल यूज हुआ, दैट इज कोल और चारकोल। ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में क्या फ्यूल यूज होता है? ऑटोमोबाइल्स में हल्के वाहन के लिए पेट्रोल यूज होता है, हल्के मोटर गाड़ियां के लिए, भारी मोटर गाड़ियां के लिए डीजल यूज होता है, लाइक ट्रैक्टर, ट्रक वगैरह के लिए डीजल यूज होता है, बाइक के लिए पेट्रोल यूज होता है। एंड गांव में कई घरों में जो खाना जो होता है वह कॉर्डंग पे बनता है, कोल पे बनता है, ठीक है, कोयले पे, गाय का गोबर पे भी बनता है। ओके, मीन्स कहने का मतलब यह है कि अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग फ्यूल यूज होता है। और इनका अगर हम लोग लिस्ट तैयार करें तो हमारे लिस्ट में जनरली क्या आएगा? कॉर्डंग आएगा, वुड आएगा, कोल आएगा, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे आएंगे फ्यूल। मीन्स जनरली इतना एग्जांपल हम लोग डिस्कस करें कि कॉर्डंग आएगा, वुड आएगा, कोल, चारकोल वगैरह ये सब आएगा। ठीक है, उन सारे जगहों में, घर में हो, ऑटोमोबाइल्स में हो, इंडस्ट्री में हो, ट्रेड में, व्यापार में, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल यूज हो रहा है। आप लोग जो है कैंडल को बर्न होते हुए देखे होंगे ना। ठीक है, कैंडल कैसे बर्न होता है। इसी तरह कोयले को भी बर्न होते हुए देखे होंगे। अगर कोयले को बर्न होते हुए नहीं देखे हैं, जलते हुए नहीं देखे हैं, तो आप लोग नोटिस कीजिए, वाच कीजिए बड़ों के सहायता से। ओके, आप लोग क्या देखेंगे? जिस तरह से कैंडल जलता है और जिस तरह से कोयले जलता है, उन दोनों में समानता नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट तरह से जलते हैं। कैंडल जो होता है वो फ्लेम के साथ जलता है, कैंडल बर्न विथ फ्लेम, वेयर एज कोल डज नॉट। कोल जो है वो फ्लेम के साथ नहीं जलता है, लेकिन कैंडल जो है फ्लेम के साथ जलता है, एक लौ के साथ जलता है, एक ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग अपने आसपास बहुत सारे मटेरियल देखेंगे जो कि विदाउट फ्लेम जलते हैं, लौ के साथ नहीं जलते हैं। ओके, अब ये जलने में क्या क्या सा केमिकल प्रोसेस होता है, कौन कौन सा रासायनिक क्रिया होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड टाइप ऑफ फ्लेम के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लॉ का कितना प्रकार होता है, कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाने कि व्हाट इज कंबशन, दहन आखिर है क्या। तो एक्टिविटी रिकॉल कीजिए जिसे आप लोगों ने 7th क्लास में किया होगा। उसमें मैग्नीशियम रिबन को जलाया होगा। ओके, जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? ये लाइट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है एयर में जलकर। ठीक है, यहाँ देखिए मैग्नीशियम जल रहा है तो क्या बना? मैग्नीशियम का रिबन अगर जला तो लाइट प्रोड्यूस किया, हीट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। ठीक इसी तरह से हमें यहाँ एक्टिविटी करना है, एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना है, सॉरी, इस चैप्टर में एक्टिविटी करना है। किसके साथ? चारकोल के साथ। चारकोल के साथ हमें चारकोल को जलाना है। चारकोल के पीस को टोंग के साथ, पेयर ऑफ टोंग से पकड़ लीजिए, चिमटे की सहायता से पकड़ लीजिए एंड कैंडल के फ्लेम के पास, कैंडल के लौ के पास लाइए। कैंडल के लौ के पास लाइए, चाहे बंसन बर्नर के पास लाइए, बंसन बर्नर बोल लीजिए या बुनसन बर्नर के लॉ के पास लाइए। दोनों के लॉ में समानता है। कैंडल के फ्लेम में या बुनसन बर्नर का फ्लेम जो है एक ही तरह का होता है कि उसके मौत से एक सिंगल रूप में फ्लेम निकलता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है फ्लेम। ओके, बुनसन बर्नर लेबोरेटरी में अक्सर ही यूज होता है हीट करने के लिए सब्सटेंसेस वगैरह को। ठीक है, तो बुनसन बर्नर या कैंडल फ्लेम के पास पेयर ऑफ टोंग से, चिमटे से चारकोल को पकड़ के लाइए, उसे बर्न कीजिए और उसे ऑब्जर्व कीजिए। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि चारकोल जो है एयर में बर्न होता है, मीन्स चारकोल बर्न हुआ और एयर में जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया एंड हीट और लाइट प्रोड्यूस किया है। ठीक है, इसी तरह कोल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट।
क्योंकि चारकोल और कोल दोनों में कार्बन होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा ऑक्सीजन में रिएक्ट करके, दैट इज एयर में बर्न होकर, और हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो इन सारे एक्टिविटी को देखकर हम लोग कंबशन को आराम से डिफाइन कर सकते हैं कि कंबशन आखिर है क्या। कंबशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। ओके, ऐसा केमिकल प्रोसेस, ऐसा रासायनिक प्रक्रिया है कंबशन। कंबशन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सब्सटेंस जो है, वस्तु जो है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, उसे हम लोग कंबशन कहते हैं। एंड जो सब्सटेंसेस जो है कंबशन करते हैं उसे हम लोग कंबस्टेबल कहते हैं। ठीक है, कंबस्टेबल कहते हैं या फ्यूल कहते हैं। जो सब्सटेंस कंबशन करते हैं उसे हम लोग कंबस्टेबल कहते हैं या फ्यूल कहते हैं। फ्यूल जो हुआ वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकता है। कभी कभी फ्यूल जब जलते हैं, कंबस्टेबल जलता है, डेट इज कंबशन प्रोसेस होता है, तो लाइट प्रोड्यूस होता है। ये लाइट किस रूप में प्रोड्यूस होता है? जो लाइट प्रोड्यूस होता है किस रूप में? फ्लेम के रूप में या ग्लो के रूप में। ठीक है, लौ के रूप में, ज्वाला के रूप में, या चमक के साथ जो होता है लाइट प्रोड्यूस होता है कंबशन में कभी कभी। अब जो ऊपर में हम लोग मैग्नीशियम को देखे और चारकोल को देखे, वो कंबशन किया है, इसलिए कंबस्टेबल सब्सटेंसेस है। ठीक है, मैग्नीशियम एंड चारकोल। यहाँ पे बूझो पूछ रहा है कि क्या जो हम लोग खाना खाते हैं वो फ्यूल है? तो पहेली क्या बता रही है? पहेली यहाँ पे बता रही है कि हाँ वो फ्यूल है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए जो हम लोग खाना खाते हैं वो फ्यूल है हमारे बॉडी के लिए, ईंधन है। अब आइए हम लोग एक्टिविटी 6.1 करें। एक्टिविटी 6.1 में हमें ये वॉच करना है, कुछ सब्सटेंस ले लेना है, कुछ मटेरियल ले लेना है, लाइक स्ट्रॉ, तिनका या घास फूस, मैच स्टिक्स लेना है, केरोसिन ऑयल लेना है, पेपर, आयरन नेल, स्टोन लेना है, स्टोन पीसेस लेना है। ठीक है, ग्लास लेना है, या और भी वस्तु ले सकते हैं। अपने टीचर के प्रेजेंट में हमें एक एक चीज को जलाना है। आप लोग टीचर के प्रेजेंट में एक एक वस्तु को, एक एक मटेरियल को जलाइए और वॉच कीजिए कि कौन सा मटेरियल कंबशन कर रहा है, कौन सा मटेरियल कंबशन नहीं कर रहा है। ठीक है, और जो मटेरियल कंबशन कर रहा है उसे हम लोग कंबस्टेबल सब्सटेंस कहेंगे, और जो नहीं कंबशन कर रहा है उसे नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस कहेंगे। इन सारे मटेरियल को हमें कौन सा कंबस्टेबल है, कौन सा नॉन कंबस्टेबल है, इसे नोटिस करना है टेबल में। वुड क्या है? वुड कंबस्टेबल है, पेपर कंबस्टेबल है, आयरन नेल नॉन कंबस्टेबल है, केरोसिन ऑयल जो है कंबस्टेबल है, स्टोन पीस जो है नॉन कंबस्टेबल है। इसी तरह स्ट्रॉ कंबस्टेबल है, चारकोल कंबस्टेबल है, मैच स्टिक कंबस्टेबल है, ग्लास क्या है? नॉन कंबस्टेबल है। ठीक है, आप और भी सब्सटेंसेस लीजिए और इस टेबल को आगे बढ़ाइए। अब हम लोग ये देखेंगे कि कंबशन के लिए कौन सा कंडीशन जरूरी है। ओके, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंबशन कौन सा कंडीशन रहेगा तभी कंबशन होगा, टेक प्लेस करेगा। इसमें एक एक्टिविटी करना है, दैट इज एक्टिविटी 6.2। ये बहुत केयरफुल रहते हुए करना है, क्योंकि जलता हुआ कैंडल लेंगे हम लोग, इसलिए बहुत केयरफुल रहना है। और इस जलते हुए कैंडल को एक टेबल पे रखना है, और टेबल पे रखकर इसे जलते हुए कैंडल के ऊपर एक ग्लास का चिमनी रखना है। ग्लास का चिमनी जो है 2 लकड़ी के गुटके के सहायता से इस तरह रखना है कि नीचे से भी हवा जाए और चिमनी ऊपर से खुला ही रहता है, ऊपर से भी हवा जाए। ओके, तो देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा, इसके फ्लेम को नोटिस करना है। तो पहला ए में हम लोग क्या देखते हैं? ए में देखते हैं कि कैंडल का फ्लेम बहुत आसानी से, बहुत आराम से जलता है। ठीक है, क्योंकि हवा नीचे से भी जा रहा है, गुटके की सहायता से चिमनी जो रखा गया है, और फिर ऊपर से भी आ रहा है, तो ये फ्लेम अच्छे से जलता है, कैंडल अच्छे से जलता है। लेकिन सेकंड केस में क्या करना है? सेकंड केस में हमें गुटके को हटा देना है। गुटके को हटा देना है, इस तरह रखना है। फिगर में आप लोग देखिए, तो अब देखिएगा कि इस कैंडल का लौ जो है वो धुआं निकालता है। धुआं इसलिए निकालता है कि इसे अच्छे से हवा नहीं मिल रहा है। ऊपर से तो मिल रहा है, लेकिन फर्स्ट केसेस में दोनों तरफ से मिल रहा है। सेकंड केस में सिर्फ एक साइड से मिल रहा है हवा, इसे अच्छी तरह से हवा नहीं मिल रहा है।
इसलिए इसका फ्लेम जो है थोड़ा कपकपाता है और फिर अच्छे से नहीं जलता है, धुआं क्रिएट होता है। थर्ड में क्या करना है, थर्ड में चिमनी को हमें ढक देना है, एक वुडन ब्लॉक से ढक देना है। तो देखते हैं हम लोग कि इसका कैंडल का लॉ जो है वो बिल्कुल बुझ गया, का मतलब कैंडल बुझ ही गया। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग पहला में देखते हैं कि एयर जो इंटर कर रहा है नीचे से भी और ऊपर से तो आ ही रहा है, लेकिन बी में ऐसा नहीं है, एयर अच्छे से इंटर नहीं कर रहा है, ठीक से नहीं कर पा रहा है। और सी में क्या हुआ, उसे ठीक से एयर नहीं मिला तो वो बुझ ही गया। मीन्स एयर बहुत जरूरी है जलने के लिए। अब यहाँ पे बूझो पूछ रहा है कि जो हम ये पढ़ा है कहीं कि सन जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है लाइट, क्या ये कंबसन है? तो ये कंबसन नहीं है। ठीक है, इसके बारे में न्यूक्लियर रिएक्शन होता है सन में, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है सन में, इसके वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। इसके बारे में हायर क्लासेस में स्टडी होगा। एक्टिविटी 6.3, एक्टिविटी 6.3 में ये करने के लिए बतलाया गया है कि आप वुड या चारकोल ले लीजिए एक आयरन प्लेट पे या तवा पे या आयरन प्लेट पे वुड या चारकोल ले लीजिए और उसे कवर कर दीजिए ग्लास जार से, कांच के जार से कवर कर दीजिए या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से भी कवर कर सकते हैं। और फिर ऑब्जर्व कीजिए क्या होता है, वो बुझ जाता है या जलता है। अब देखिएगा कि ये ऑब्वियसली बुझ जाएगा क्योंकि इसे हवा नहीं मिल रहा है। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हवा कितना जरूरी है सब्सटेंस को बर्न करने के लिए, जलने के लिए। कभी आप लोगों ने उस पर्सन को देखा है या सुना है जिसके कपड़े में आग लग जाता है तो उसे कंबल से ढका जाता है, उसे ब्लैंकेट से ढका जाता है। ओके, जब कपड़े में आग लग जाता है तो ब्लैंकेट से क्यों ढका जाता है? ब्लैंकेट से इसलिए ढका जाता है ताकि यहाँ पे हवा ना पहुंचे। ठीक है, एयर का पहुंच यहाँ तक ना हो, कपड़े तक ना हो जो कपड़ा जल रहा हो। अभी तक एक्टिविटी में हम लोग अपर एक्टिविटी में देखे हैं कि जलने के लिए, बर्निंग के लिए वायु बहुत ज्यादा जरूरी है, हवा बहुत ज्यादा जरूरी है। मीन्स हवा में मेनली ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब यहाँ पे हवा पहुंचेगा ही नहीं तो ये अपने आप आग बुझ जाएगा, इसीलिए हम लोग कंबल से ढकते हैं। अब साथ साथ आप लोग कभी ये सोचे हैं कि मैच स्टिक जो है वो अपने आप खुद क्यों नहीं जलने लगता है, वो कैसे जलता है? साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि जब हम जलता हुआ माचिस पीसेस ऑफ पेपर के पास लाते हैं, कागज के टुकड़े के पास लाते हैं तो वो जलने लगता है। हालांकि जलता हुआ माचिस जब हम लोग लकड़ी के पास ले जाएंगे तो वो नहीं जलेगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग वुड के लिए कोल को वुड और कोल को जलाने के लिए माचिस का तिल्ली नहीं बल्कि पेपर और केरोसिन ऑयल का हेल्प लेते हैं। ठीक है, पेपर और केरोसिन ऑयल का हेल्प से हम लोग वुड या कोल को जलाते हैं, जबकि कागज का टुकड़ा जो है वो तुरंत ही मैच स्टिक से आग पकड़ लेता है, जलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? इन सारे सवालों का जवाब हम लोग को आगे मिलेगा। अभी हम लोग फॉरेस्ट फायर के बारे में जाने। जंगल के आग के बारे में आप लोग सुने हैं, जंगल में आग कैसे लगता है? गर्मियों के दिनों में बहुत गर्मी पड़ता है तो क्या होता है, सूखे घास जो होते हैं वे इतने गर्म हो जाते हैं कि आग पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसके बगल में जो घास रहते हैं उनमें भी आग फैल जाता है, पेड़ों में भी आग फैल जाता है। इस तरह सारे जंगल में आग फैल जाते हैं। इस आग को पे काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, अभी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन किया कि माचिस का तिल्ली अपने आप क्यों नहीं जलता है, कागज का टुकड़ा जो है माचिस की तिल्ली से जलने लगता है, लकड़ी नहीं जलता है, लकड़ी को जलाने के लिए, कोयले को जलाने के लिए हमें हेल्प लेना पड़ता है केरोसिन ऑयल का, कागज का। ऐसा इन सारे सवालों को अगर आप गौर से सोचें तो देखेंगे आप कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को जलने के लिए, आग पकड़ने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए। ओके, अलग अलग पदार्थ जो है अलग अलग टेम्परेचर पे जलता है। एंड द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वह लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी पदार्थ जलने लगता है, आग पकड़ता है, वह उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। जैसे लकड़ी अगर जिस लोएस्ट टेम्परेचर पर जलेगा वह लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर होगा, कोयला जिस लोएस्ट टेम्परेचर पे जलेगा वह कोयले का इग्निशन टेम्परेचर होगा।
अब आप लोग ये बोल सकते हैं कि मैच स्टिक जो है वह रूम टेम्परेचर पे क्यों नहीं अपने आप जलता है, क्योंकि मैच स्टिक अपने इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वो रूम टेम्परेचर पे नहीं जलेगा। हालांकि जब हम रब करेंगे उसे रफ सरफेस पे मैच स्टिक को, तो वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा और वो जलने लगेगा। अभी मैच स्टिक जो है उसका हिस्ट्री हम लोग जान लें। मैच स्टिक का हिस्ट्री जो है बहुत पुराना है। लगभग 5000 साल पहले प्राचीन इजिप्ट में, एंशिएंट इजिप्ट में जो लोग क्या करते थे, वे जो थे पाइनवुड के, चीड़ के लकड़ी के टुकड़े को सल्फर में डीप करके मैच स्टिक बनाते थे, मीन्स मैच स्टिक की तरह यूज करते थे। हालांकि आजकल हम लोग थोड़े ना ऐसे यूज करते हैं, आजकल बहुत सेफ्टी मैच स्टिक बनने लगा है, मैच बॉक्स बनने लगा है। आजकल क्या होता है, आजकल मैच स्टिक बनाने में मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फास्फोरस यूज होता है। ओके, माचिस की तिल्ली बनाने के लिए मिक्सचर ऑफ मीन्स एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। उस मिक्सचर में क्या क्या होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है और व्हाइट फास्फोरस होता है। इसके साथ थोड़ा सा गोंद या गम भी होता है और स्टार्च होता है। इन सबको अप्लाइड किया जाता है उस लकड़ी के टुकड़े पे जो कि सुटेबल हो मैच स्टिक बनाने के लिए। एक सुटेबल, एक उचित लकड़ी लेकर उसके सिर पे लगाया जाता है। मिक्सचर लगाया जाता है। मिक्सचर में क्या क्या होता है, ट्राइसल्फाइड, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, व्हाइट फास्फोरस। ओके, इसके साथ ग्लू होता है और स्टार्च होता है। अब ये जो माचिस का तिल्ली को जो हम रफ सरफेस पे रगड़ते हैं, स्ट्रक करते हैं, तो क्या होता है, उसमें जो व्हाइट फास्फोरस होता है वह जलने लगता है। क्यों जलने लगता है, क्योंकि जो रगड़ने से जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, वो घर्षण के कारण हीट प्रोड्यूस होता है और ये हीट के कारण जो होता है व्हाइट फास्फोरस जलने लगता है और इस तरह से माचिस जलने लगता है, माचिस का तिल्ली जलने लगता है। लेकिन ये जो व्हाइट फास्फोरस है वो बहुत ही खतरनाक है सबके लिए, वर्कर के लिए भी एंड जो माचिस यूज करेगा उसके लिए भी। इसलिए व्हाइट फास्फोरस को अब यूज नहीं किया जाता है मैच स्टिक बनाने में। अब सिर्फ यूज किया जाता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का एंड पोटेशियम क्लोरेट का। ठीक है, माचिस की तिल्ली पे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट लगाया जाता है, व्हाइट फास्फोरस स्किप कर दिया गया, नहीं लिया जाता है। और रबिंग सरफेस पे जो है पाउडर ग्लास लिया जाता है, कांच के पाउडर को लिया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है लिटिल रेड फास्फोरस लिया जाता है। रेड फास्फोरस का थोड़ा सा पार्ट लिया जाता है, व्हाइट फास्फोरस नहीं लिया जाता है, क्योंकि रेड फास्फोरस जो है कम खतरनाक है बशर्ते कि व्हाइट फास्फोरस के। इसलिए हम लोग रबिंग सरफेस पे रेड फास्फोरस एंड ग्लास पाउडर यूज करते हैं। और जब मैच स्टिक को स्ट्रक किया जाता है रबिंग सरफेस पे, रगड़ा जाता है रबिंग सरफेस पे, तो क्या होता है, ये जो रेड फास्फोरस है वो कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट फास्फोरस में। ठीक है, रेड फास्फोरस जो थोड़ा सा रेड फास्फोरस लगाए थे वो कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट फास्फोरस में और ये व्हाइट फास्फोरस तुरंत रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोरेट से। पोटेशियम से क्लोरेट से रिएक्ट करके वो हीट प्रोड्यूस करता है। वो इतना हीट प्रोड्यूस करता है कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो वो बर्न करने लगे, तो इस तरह से कंबसन शुरू हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि अब हम लोग व्हाइट फास्फोरस यूज नहीं करते हैं माचिस के तिल्ली में, सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट यूज करते हैं। एंड रबिंग सरफेस पे हम लोग रेड फास्फोरस और पाउडर्ड ग्लास यूज करते हैं, कांच का पाउडर यूज करते हैं और रेड फास्फोरस यूज करते हैं। जब हम लोग मैच स्टिक को रगड़ते हैं, रब करते हैं सरफेस पे, रबिंग सरफेस पे, तो ये जो रेड फास्फोरस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट फास्फोरस में और व्हाइट फास्फोरस पोटेशियम क्लोरेट के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है और उस हीट से एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जलने लगता है, दैट इज कंबसन शुरू हो जाता है। अब हम लोगों ने ये फाइंड किया, ये जाना कि कंबस्टेबल सब्सटेंस जो है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंचेगा तो वो नहीं जलेगा, मीन्स उसे जलने के लिए इग्निशन टेम्परेचर जरूरी है। कभी आप लोगों ने देखा है कि कुकिंग ऑयल जो हम लोग बहुत देर तक स्टोव पे रखे रहते हैं, बहुत देर तक गर्म होते रहता है, वो जलता है?
वो आग पकड़ता है? वो आग नहीं पकड़ता है। हालांकि इसी तरह हम लोग देखें कि केरोसिन ऑयल एंड वुड जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी आग नहीं पकड़ेगा, है ना। जबकि थोड़ा सा हीट करेंगे हम केरोसिन ऑयल को तो वो जलने लगेगा। इसी तरह क्या लकड़ी को हम थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो जलेगा? नहीं जलेगा। केरोसिन ऑयल जो है वो जलने लगेगा लेकिन लकड़ी नहीं जलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर केरोसिन का जो है वो लोअर है लकड़ी से। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड। वुड से इग्निशन टेम्परेचर जो है लो है केरोसिन ऑयल का, इसलिए हल्का सा गर्म करने पे केरोसिन ऑयल जो है जलने लगता है, आग पकड़ लेता है एंड वुड नहीं पकड़ता है। ठीक है। अब सारे एक्टिविटी हम लोग को ये बता दिया है कि हम लोग को अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है, इसलिए हमें ये अलर्ट रहना चाहिए सबके इग्निशन टेम्परेचर को देखते हुए। अब हम लोग ये एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी हमें ये बतलाएगा कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर पर जब पहुंचेगा तभी वो बर्न होगा। ठीक है, एक्टिविटी करते हैं हम लोग, देखते हैं। बहुत केयरफुल रहते हुए 2 पेपर का कप बना लेना है। उस पेपर कप में 2 पेपर कप बना लिए पेपर से एंड एक पेपर में क्या लेना है 50 ml वाटर लेना है और दूसरा में नहीं लेना है, खाली लेना है। उसे बर्न करना है कैंडल पे। जब बर्न करते तो हम देखते हैं कि पानी जो है कप में वो गर्म होने लगता है और एक कागज का टुकड़ा नहीं जलता है। ऐसा क्यों है कि पानी गर्म होने लगता है और कागज का टुकड़ा नहीं जलता है? क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जो हीट मिल रहा है पेपर के पीस को, वो पेपर का पीस हीट जो है वो पानी को गर्म करने में खत्म हो जा रहा है। ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है कागज के द्वारा कंडक्शन मेथड से वाटर के पास पहुंच जा रहा है। कंडक्शन में क्या होता है, एक मटेरियल में का हीट जो है वो दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर हो जाता है। तब तक ट्रांसफर हो जाता है जब तक कि दोनों का लेवल मीन्स दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कैंडल से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो कागज के पास पहुंच रहा है। कागज के पास ज्यादा हीट है तो वो कागज जो है वाटर को दे रहा है और वाटर उस हीट का यूज अपने अपने वाटर जो है हीट का यूज क्या कर रहा है, अपने गर्म हो रहा है। वाटर उस हीट से गर्म हो रहा है ना। तो यहाँ पे हीट कहाँ जा रहा है, पानी को गर्म करने में जा रहा है, इसलिए कागज नहीं जलेगा। ये कागज बिल्कुल नहीं जलेगा और पानी गर्म होते रहेगा और पानी इतना गर्म होने लगेगा कि वो उबलने लगेगा। ओके, हम लोग फर्स्ट का बात कर रहे हैं, सेकंड पेपर जलने लगेगा लेकिन फर्स्ट में क्या होगा, ये हीट जो है यूज हो जाएगा पानी को गर्म करने में, इसलिए कागज नहीं जलेगा। अगर हम लोग कंटिन्यू हीट करते रहे कप को तो पानी जो है बॉयल होने लगेगा। ठीक है, The heat supplied to the paper cup is transferred to water by conduction। अभी हम लोगों ने जाना कि कंडक्शन से वाटर के पास चला जाएगा वो हीट, क्योंकि एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में हीट ट्रांसफर होता है, इसे हम लोग कंडक्शन करते हैं। इसलिए सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड। इसीलिए वाटर के प्रेजेंस में जो कागज का इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच ही नहीं पा रहा है, कागज नहीं पहुंच पा रहा है इग्निशन टेम्परेचर पे, इसलिए वो नहीं जल पाएगा। हेंस इट डज नॉट बर्न, वह नहीं जलेगा। The substances which have a very low ignition temperature and can be easily catches fire with a flame are called inflammable substances। वह सब्सटेंस जिसका बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर होता है और वो आसानी से आग पकड़ लेंगे, जलने लगेंगे विथ फ्लेम के साथ, लॉ के साथ, उसे हम लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। उसका एग्जांपल है पेट्रोल, एल्कोहल, एलपीजी दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और आप और भी लिस्ट बना सकते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस का, जो कि बहुत जल्दी ही जलने लगेगा, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है। ओके, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अगर कभी आग लग जाए तो हम लोग आग पे कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है, कैसे आग पे काबू पाएंगे। आप लोगों ने देखा या सुना होगा कि कभी कभी घरों में, दुकानों में या फैक्ट्रीज में आग लग जाता है। ठीक है, अगर आग लग गया, इस तरह का एक्सीडेंट हो गया, तो उस पे आप लोग क्या कीजिएगा, उसके लिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखिए, छोटा सा विवरण लिखिए अपने कॉपी में एंड इसका जो एक्सपीरियंस है अपने क्लासमेट से डिस्कस कीजिए।
क्या आपको अपने एरिया के फायर सर्विस का फोन नंबर, टेलीफोन नंबर पता है? अपने एरिया के फायर सर्विस का फोन नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। कभी घर में या नेबरहुड में आग लग गया, पास पड़ोस में आग लग गया, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे? फायर सर्विस को कॉल करेंगे, है ना। अब ये भी पता कीजिए कि आपके शहर में, आप जिस शहर में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, वहाँ क्या फायर ब्रिगेड स्टेशन है? ये फायर ब्रिगेड करते क्या है? ये फायर ब्रिगेड क्या करते हैं? जब आग लगता है तो फायर ब्रिगेड आते हैं ना, और आकर क्या करते हैं? ये पानी डालते हैं आग पे। आग पे पानी डालने से क्या होता है? आग पे जब पानी डाला जाता है तो पानी जो है, कंबस्टेबल मटेरियल का टेम्परेचर जो है वो इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले आता है ना। हम लोग को पता है कि कंबस्टेबल मटेरियल तभी आग पकड़ेगा जब उसका टेम्परेचर जो है इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाए। और जब हम पानी डालेंगे तो कंबस्टेबल मटेरियल का टेम्परेचर जो है खुद ब खुद ठंडा होकर इग्निशन टेम्परेचर से बिलो हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो आग बुझ जाएगा। आग बुझ जाएगा तो आग फैलेगा ही नहीं, ठीक है। सेकंड वर्क ये होगा कि जब हम पानी डालेंगे गरम मटेरियल पे, गरम पदार्थ पे, तो क्या होगा? पानी जो है वाटर वेपर में चेंज होगा ना, और वाटर वेपर में जब बदल जाएगा वाटर, तो वाटर वेपर क्या करेगा? ये कंबस्टेबल मटेरियल को चारों तरफ से घेर लेगा, और घेरने के बाद एयर के सप्लाई को रोक देगा। एयर के सप्लाई का अगर रुक गया तो आग अपने आप बुझ जाएगा। फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। ओके, दो काम होगा। हम लोग आग पे पानी डालेंगे तो दो वर्क होगा। ओके, एक तो होगा कि उसका कंबस्टेबल मटेरियल जो है जिसमें आग पकड़ा हुआ है उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से बिलो हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। एंड सेकंड, वाटर वेपर जो है उसको चारों तरफ से घेर लेगा, कंबस्टेबल मटेरियल को घेर लेगा और एयर की सप्लाई को रोक देगा, तो आग बुझ जाएगा। अब आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि आग लगने के लिए 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स जरूरी है, 3 आवश्यकताएं जरूरी है। वो 3 आवश्यकताएं क्या क्या है? वो 3 आवश्यकताएं हैं फ्यूल, एयर एंड हीट। एक तो ईंधन होना चाहिए, दूसरा एयर। एयर किस लिए? ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई हो। एंड हीट किस लिए? हीट इसलिए कि जो फ्यूल है, ईंधन है, उसका टेम्परेचर राइज करे, बढ़ जाए। कहाँ तक? इग्निशन टेम्परेचर तक बढ़ जाए या उससे ज्यादा हो जाए, क्योंकि फ्यूल तभी आग पकड़ेगा ना जब इग्निशन टेम्परेचर तक उसका टेम्परेचर जो है पहुंच जाएगा। यू नो इट, है ना। अब अगर हम लोग को फायर बुझाना है तो क्या करेंगे? 3 कंडीशन जो है, दैट इज फ्यूल, एयर एंड हीट। एक को किसी को रोक देंगे, एक किसी को हटा देंगे तो आग बुझ जाएगा। एंड ये फायर एक्सटिंग्विशर करते क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर यही तो करते हैं, एयर के सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं, रोक देते हैं, या फ्यूल के टेम्परेचर को, मीन्स फ्यूल का जो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचा हुआ है, जल रहा है, आग पकड़ा है, दैट इज आग तभी पकड़ेगा ना फ्यूल जब वो इग्निशन टेम्परेचर पे होगा। तो इग्निशन टेम्परेचर को नीचे कर देगा, उसके इग्निशन टेम्परेचर को से उसका टेम्परेचर कम कर देगा, है ना। ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। एक काम करेगा, चाहे तो वो ऑक्सीजन के मीन्स एयर के सप्लाई को रोक देगा, दूसरा जो है उसके टेम्परेचर को कम कर देगा, और नहीं तो फिर दोनों करेगा। एक भी करेगा तभी आग बुझ जाएगा और दोनों भी कर सकता है। तीसरा जो कंडीशन है फ्यूल वाला, वो उसे हम लोग नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि सपोज दैट अगर हमारा फ्यूल बहुत बड़ा है तो किसी बिल्डिंग में आग लग गया है तो क्या बिल्डिंग को तो हम लोग नहीं हटा पाएंगे ना। दो काम तो कर ही पाएंगे, ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक देंगे और इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देंगे, लेकिन तीसरा फ्यूल को हम लोग नहीं हटा पाएंगे। ओके, यही यहाँ पे बोला गया है कि नोटिस दैट द फ्यूल इज मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, है ना। सपोज दैट बिल्डिंग में आग पकड़ा हुआ है तो होल बिल्डिंग ही तो फ्यूल है, तो फ्यूल को हम लोग कैसे हटाएंगे। लेकिन 2 कंडीशन करके हम लोग फायर को बुझा सकते हैं। इग्निशन टेम्परेचर को कम कर, इग्निशन मीन्स फ्यूल का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम कर देंगे, एंड सेकंड एयर का जो है एयर को कट ऑफ कर देंगे। ओके, अब देखिए अगला जो है, हम लोग इतना जानते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में आग को बुझाने में सबसे ज्यादा कॉमन बात है वाटर। लेकिन वाटर तभी काम करेगा जब आग लगा हो किसमें? लकड़ी में या पेपर में।
कागज में या लकड़ी में आग लगा हो तभी तो हम उसको पानी से बुझाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगा हो, बिजली के उपकरण में लगा हो, बिजली के वजह से अगर हम लोग बिजली की वजह से अगर आग लगा है तो क्या हम लोग पानी डालेंगे? पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाटर जो है वो कंडक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी वाटर से बड़े आराम से उससे पास हो जाता है। इसलिए कभी भी अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कारण फायर लगा है तो हम लोग वाटर कभी भी यूज नहीं करेंगे। अगर वाटर को यूज करता है तो ये बहुत हार्मफुल करेगा उस इंसान के लिए, ओके, क्योंकि आग, वो भी आग के चपेट में आ जाएगा, है ना। इसके अलावा वाटर वहां भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। अगर फायर लगा हो किसके कारण? ऑयल के कारण या पेट्रोल की वजह से भी आग लगा हो तो हम लोग वाटर यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? इसलिए यूज नहीं करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि वाटर जो है हैवियर है देन ऑयल। ऑयल से वाटर हेवियर है, पेट्रोल से हेवियर है। और जब हम लोग पानी डालेंगे तो क्या होगा? पानी जो है वो ऑयल से और पेट्रोलियम से नीचे आ जाएगा, बेस में आ जाएगा, ठीक है। और जब नीचे आ जाएगा तो वो कुछ कर भी नहीं पाएगा, वाटर कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पे ऑयल और पेट्रोल से आग फैलते रहेगा और पानी जो है उसके नीचे में आएगा, मीन्स ऑयल और पेट्रोल के नीचे पानी आ जाएगा और ऊपर में आग जो है आराम से लगा हुआ रहेगा, पानी वहां पे कुछ कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आग लग गया हो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से या इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल के वजह से या ऑयल के वजह से, अगर कभी आग लग गया हो इलेक्ट्रिक के वजह से या इनफ्लेमेबल मटेरियल दैट इज पेट्रोल या केरोसिन के वजह से आग अगर कभी लगा हो तो उसका सबसे अच्छा उपाय है, यहाँ पे सबसे अच्छा आग किससे बुझेगा? आग बुझेगा यहाँ पर CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड से बुझेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से इसलिए बुझेगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वो हेवी होता है किससे? ऑक्सीजन से। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हेवी होता है ऑक्सीजन से, इसलिए ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना एक ब्लैंकेट की तरह काम करेगा, ठीक है। वो फायर को चारों तरफ से घेर लेगा, एक कंबल की भांति काम करेगा। और ये क्या करेगा? सिंस द कांटेक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, एक ब्लैंकेट की तरह काम करेगा CO2 और वो क्या करेगा? ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देगा। जब ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाएगा तो फायर कंट्रोल हो जाएगा अपने आप, ठीक है। एक और एडवांटेज अगर हम लोग CO2 यूज करते हैं तो एक और एडवांटेज है। वो एडवांटेज क्या है? वो एडवांटेज यह है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कोई हानि नहीं पहुंचेगा। पानी की वजह से हो सके हानि पहुंच भी जाए, लेकिन अगर हम लोग CO2 यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कोई हानि नहीं पहुंचेगा। अब ये CO2 मिलेगा कैसे हम लोग यूज करेंगे? आग लग गया तो CO2 कैसे यूज करेंगे? ये बात हो गई। तो हम लोग कहाँ से लाएंगे CO2 को हम लोग हाई प्रेशर पे, ठीक है, हाई प्रेशर पे CO2 को लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके CO2 को हाई प्रेशर पे लिक्विड में कन्वर्ट करके सिलेंडर में हम लोग स्टोर किया जाता है। स्टोर कर सकते हैं, स्टोर किया जाता है, जैसे कि LPG को किया जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को सिलेंडर में जैसे स्टोर किया जाता है, उसी तरह हाई प्रेशर पे CO2 को भी लिक्विड में बदल कर स्टोर किया जाता है। और जब ये रिलीज होता है सिलेंडर से, ठीक है, CO2 जब रिलीज होता है सिलेंडर से तो ये बहुत ज्यादा फैल जाता है, ठीक है, बहुत एरिया में फैल जाता है एंड कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने से क्या होगा? ये बहुत तो फैल जाएगा, मीन्स ब्लैंकेट की तरह आग के चारों ओर तो फैल ही जाएगा, इसके अलावा कूल हो जाएगा। कूल होने से यह होगा, ठीक है, इट नॉट ओनली फॉर्म अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो ब्लैंकेट ही फॉर्म करेगा, इसके अलावा भी टेम्परेचर जो है वो फ्यूल के टेम्परेचर को, दैट इज फ्यूल के इग्निशन टेम्परेचर को लो कर देगा, है ना। इग्निशन टेम्परेचर को लो कर देगा फ्यूल का तो आग बुझ ही जाएगा। इसलिए एक्सेलेंट फायर एक्सटिंग्विशर है CO2। एक और मेथड से भी हम लोग CO2 प्राप्त कर सकते हैं। एक तो उसे हम हाई प्रेशर पे सिलेंडर में रखेंगे। दूसरा प्रोसेस यह है कि जहां पे भी आग लगा हो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? वहां पे केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट
दैट इज बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहते हैं ना। सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स के पाउडर को छिड़क देंगे, जहाँ पे आग लगा हो वहां पे हम सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के पाउडर को छिड़क दिए, खूब सारा पाउडर को छिड़क दिए, तो आग के पास जो है ना ये क्या बन जाएगा, इसमें से क्या बनेगा, इसमें से CO2 रिलीज होगा। ठीक है, और CO2 रिलीज होगा तो फिर ये आग को बुझाएगा। ये वहां पे यूज हम लोग करेंगे जहां पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से मीन्स इलेक्ट्रिक उपकरण से, बिजली के उपकरण से आग लगा हो, चाहे इनफ्लेमेबल मटेरियल से लगा हो, वहां पे हम लोग छिड़काव करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और लकड़ी और कागज में आग लगा हो तो क्या हम लोग यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे पानी। ओके।